बेटा आज हम आपके साथ स्टार्ट करने के लिए आए हैं एक छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। पहली बात तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का वो रिवर्सिबल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट है। जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन। प्योर लिक्विड की डेंसिटी विद द टाइम चेंज नहीं होती है, विद द टाइम चेंज नहीं होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको अल्फा से भी लिखा जाता है, सर ये होता किसके बराबर है? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? बस अल्फाबेट महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा आज हम आपके साथ स्टार्ट करने के लिए आए हैं एक छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। बट क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया हैज लॉस्ट ए लिविंग लेजेंड दैट इज लेट श्री रतन टाटा जी, वन ऑफ दोज पर्संस हु हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन all of us. I wouldn't say just mine, it's on all of us, and one of those person जिन्होंने सिखाया कि सिर्फ जो है पैसे कमाने का मकसद जो है वो सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है कि अपने घरों को भरा जाए, ठीक है, उससे जो भी कमाया जाए उसमें काफी कुछ फिलैंथ्रोपी में लगाया जाए जिससे पूरे समाज का कल्याण हो सके, ठीक है। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में आप कभी भी किसी से भी कुछ बुरी बातें नहीं सुनोगे, ठीक है, डिस्पाइट हैविंग सो मच अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जितना उनके पास पैसा था शायद उससे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट उन्होंने पूरे समाज से कमाई है, ठीक है। एंड उनके बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी स्टोरी ऑफ जो हम्बलनेस है दैट शोज के ना कि उनके जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई और होगा, ठीक है। एंड एंड इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट आई जस्ट वांट टू से कि ही इज डेफिनेटली वन ऑफ दोज पर्संस के जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, है ना। शायद उनसे ज्यादा डिजर्विंग अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो कोई भी नहीं है, ठीक है। तो आइए क्लास की अब शुरुआत करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की। छोटा चैप्टर है, बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा बट काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे वो सारी हमने यहाँ पे लिखी हुई है। सबसे पहले इक्विलिब्रियम होता क्या है? पहली बात तो हमेशा ये याद रखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का वो रिवर्सिबल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है? जिनसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाता है बट प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट नहीं बन सकता अगर हम इक्विलिब्रियम के टर्म्स में बात करें। और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होती है? जिनसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। यही बात अगर थर्मोडायनेमिक्स में करते तो कुछ और होती, बट इक्विलिब्रियम में यही मतलब है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से भी रिएक्टेंट बन सकता है तो रिवर्सिबल। सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन सकता है तो उसे क्या बोलेंगे आप? दैट इज इरिवर्सिबल। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इक्विलिब्रियम का ये सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होगा? पहले इनिशियली रिएक्टेंट से क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। जब रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन। और याद रखिएगा फॉरवर्ड रिएक्शन में हमेशा प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाती है क्योंकि प्रोडक्ट बन रहा है, एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाती है क्योंकि रिएक्टेंट कंबाइन करके ही प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जाएगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि प्रोडक्ट के पार्टिकल्स भी आपस में टकराएंगे और कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, रिएक्टेंट्स बनाना शुरू कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? इंक्रीज होती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद, अब ये जो वर्ड है थोड़ी देर बाद, ये रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है किसी रिएक्शन के लिए थोड़ी देर बाद 2 मिनट है, किसी के लिए 2 दिन है, किसी के लिए 2 साल है, इट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन। थोड़ी देर बाद क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम आ जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? जितना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा उतना ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होगा। सर क्या मतलब है इसका? इसका कतई ये मतलब नहीं है कि जितना रिएक्टेंट बना हुआ है उतना ही प्रोडक्ट बना हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है। यानी कि जब रिएक्शन हो रही है, मान लीजिए जब इक्विलिब्रियम आ गया है, 1 सेकंड में अगर 5 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक ही सेकंड में
5 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो रेट सेम हो गया, नंबर सेम नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि 50% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम आ गया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम एक ऐसी स्टेट होती है जब कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं आता समय बीतने के साथ। मान लीजिए किसी रिएक्शन का 2 घंटे बाद इक्विलिब्रियम आ जाता है, 2 घंटे बाद इक्विलिब्रियम आ गया, अब टाइम 2 आवर हो, 3 आवर हो, 4 आवर हो, 5 आवर हो, कुछ भी हो, आप देखेंगे विद द टाइम प्रेशर में कोई चेंज नहीं आएगा, कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा। सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है, और इक्विलिब्रियम स्टेट पे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कांस्टेंट हो जाती है, इक्वल नहीं लिखा हुआ, कांस्टेंट। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहेगी, इक्वल नहीं बोला, फिक्स बोला। ठीक है, एंड देयर आर नो विजिबल चेंजेस। ठीक है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर चेंज नहीं हो रही, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, तो रिएक्शन हो ही नहीं रही। नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, रिएक्शन हो रही है, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों के दोनों क्या है, सेम, वही लिखा हुआ है। हाउएवर देयर इज मच एक्टिविटी एट द मॉलिक्यूलर लेवल। रिएक्टेंट जो है कंबाइन करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट जो है वो कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, रिएक्टेंट। रिएक्शन रुकी नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता, डायनेमिक होता है। रिएक्शन रुकी हुई नहीं है, रिएक्शन चल रही है, बट रेट दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये देखिए, मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A moles of A combined with B moles of B to give you C moles of C and D moles of D। क्या जब भी इक्विलिब्रियम होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में, दो रिएक्शंस होती हैं, एक रेट फॉरवर्ड का और एक बैकवर्ड का। रेट, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। रिपीट कर देता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर ए और बी की पावर बी। दिस इज एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। एक्टिव मास को हम जो है वो कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, इसने एक्टिव मास बोला था। फॉरवर्ड रिएक्शन है तो ऑब्वियसली इक्वल टू का कांस्टेंट आएगा तो के एफ आ जाएगा। सिमिलरली रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दोनों कंबाइन करके ये दोनों बना रहे थे, बैकवर्ड रिएक्शन में ये दोनों कंबाइन करके ये दोनों बनाएंगे। तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल होगा टी की पावर सी और डी की पावर डी, कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का था, ये रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का। जब इक्विलिब्रियम आएगा तब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, दैट इज के एफ ए की पावर ए बी की पावर बी, दैट इज इक्वल टू के वी सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो दो चीजें बता सकते हैं। ये एक पहली बात तो ये रेशो होता है रेट कांस्टेंट फॉरवर्ड का और रेट कांस्टेंट बैकवर्ड का। और क्या बता सकते हैं, इट इज द रेशो, ऊपर में क्या है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट्स की, नीचे कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या क्या होता है ये बात तो बताई दी हमने। रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड क्या आ जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, जैसे ये पर्सन देखिए, मान लीजिए 1 सेकंड में ये 1 स्टेप ऊपर जाता है और ये जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो 1 सेकंड में ये एक लिफ्ट जो है 1 स्टेप डाउन आती है। तो आप देख रहे हैं ये ऊपर चढ़ने, 1 स्टेप ऊपर चढ़ता है वही स्टेप नीचे आ जाता है, 1 स्टेप ऊपर चढ़ता है 1 सेकंड में वही स्टेप नीचे आ जाता है। तो आप देखेंगे
कि ये जो है इसकी पोजीशन कांस्टेंट ही रहेगी, बिल्कुल यहीं पे रहेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऊपर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि लिफ्ट नीचे नहीं आ रही, दोनों काम हो रहे हैं। ये भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लिफ्ट भी नीचे आने की कोशिश कर रही है, बट रेट ऑफ गोइंग अप और रेट ऑफ गोइंग डाउन क्या है, सेम है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टैटिक नहीं होता है, इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, रिएक्शन चलती रहती है, बट ऑब्वियसली वहां पर रेट दोनों का क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। ठीक है, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो हैं, पैरामीटर जो हैं, वो कांस्टेंट हो जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम आने के बाद प्रेशर ऑफ द सिस्टम, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, डेंसिटी, जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, कांस्टेंट हो जाती हैं, वो टाइम के साथ अब चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, थर्ड जो बात अभी बताई दी कि इक्विलिब्रियम डायनामिक नेचर का होता है, स्टैटिक नहीं होता, रिएक्शन चलती रहती है। ठीक है, फोर्थ, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी साइड, एनी साइड। जैसे ये देखिए, मान लीजिए 2NO2 गैस ले लीजिए और टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर दीजिए। जैसे ही आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे ये बना लेगा N2O4 गैस। ये ब्राउन कलर की होती है, ये कलरलेस होती है। ठीक है, या अगर आप N2O4 गैस ले लीजिए और उसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, या रूम टेम्परेचर पे ले आइए, फ्रीजर से निकाली थी, रूम टेम्परेचर पे रख दी, तो थोड़ी देर बाद उसमें NO2 भी होगा और N2O4 भी होगा। मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास रेड ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर की NO2 गैस हो, बहुत गर्मा गर्म हो, और उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आइए। रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, थोड़ी ये होगी, थोड़ी ये होगी, ये कलरलेस होती है और ये रेडिश ब्राउन होती है। तो शुरू में जो रेडिश ब्राउन दिख रही थी, सिर्फ इसके कारण वो थोड़ी इसमें कन्वर्ट हो गई, थोड़ी खुद में बनी रही, यानी कि रेडिश ब्राउन टिंज कम हो जाएगा। इस तरह से इक्विलिब्रियम आ सकता है। या आप ऐसा करिए, N2O4 गैस निकालिए फ्रीजर के अंदर से, बहुत ठंडी थी, अभी वो कलरलेस होगी क्योंकि सिर्फ N2O4 है, और उसको रूम टेम्परेचर पे रख दीजिए। जैसे ही आप रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, आप देखेंगे कुछ उसमें ये होगी, कुछ इसमें ये होगी, यानी कि उसमें भी रेडिश ब्राउन कलर आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी इक्विलिब्रियम के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी कैसे लिखा जाता है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, पावर में क्या आ जाएगा, स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, जैसे केसी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वैसे ही केपी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। जैसे यहां पर कॉन्सेंट्रेशन रखी थी, वैसे यहां पर पार्शियल प्रेशर रख देंगे। तो जैसे केसी क्या था, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। केपी क्या होगा, ऊपर पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट्स का, नीचे पार्शियल प्रेशर रिएक्टेंट्स का, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या केपी और केसी में कोई रिलेशन होता है? यस, केपी इज इक्वल टू केसी आरटी की पावर डेल्टा एन जी। सर डेल्टा एन जी क्या होगा, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स प्रोडक्ट्स के माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के, दैट इज डेल्टा एन जी। जैसे इस केस में फर्स्ट एग्जांपल में क्या आप डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले 2 हैं माइनस नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के गैस वाले 1, रिएक्टेंट के गैस वाले 1। सर इस केस में डेल्टा एन जी 0 है, किसी की भी पावर 0 रखोगे, आरटी की पावर 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर केपी और केसी सेम होंगे। यहां पर भी ऐसा ही है, यहां पर भी डेल्टा एन जी निकालो, प्रोडक्ट में भी 2 है, रिएक्टेंट में भी 2 है, तो डेल्टा एन जी 0 हो जाएगा। यानी कि जब भी डेल्टा एन जी 0 होगा, ठीक है, अगर डेल्टा एन जी 0 होगा तो क्या केपी केसी के इक्वल आएगा? बिल्कुल, आरटी की पावर 0 1 होता है, केपी केसी के इक्वल आ जाएगा। मान लेते हैं डेल्टा एन जी पॉजिटिव है, प्रोडक्ट में गैसियस मोल्स ज्यादा है, रिएक्टेंट में कम है, तो इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव में आएगी, पता नहीं +1 आएगी, +2 आएगी, +3 आएगी, जो भी आएगी, तो केपी क्या हो जाएगा, केसी से बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हो केसी से, तब केपी आ रहा है। और अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आया तब क्या होगा, अगर ये
नेगेटिव आएगा RT की पावर -1, -2, -3, वो KC से डिवाइड हो जाएगा, है ना। RT की पावर -2 क्या हो जाएगा, KC इंटू RT की पावर -2 क्या हो जाएगा, KC अपॉन RT का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली उस समय क्या हो जाएगा, KP लेस देन KC हो जाएगा। यहां पर इन्होंने यूनिट्स लिखे हुए हैं KP और KC के, ठीक है। यहाँ पर ATM आया, यहाँ पर KC, उसका मोल पर लीटर आया। सर ये आए कैसे हैं, यूनिट कैसे आए हैं, ATM की पावर या तो डेल्टा NG या सॉल्यूशन वाला, सिमिलरली KC की पावर मोल पर लीटर की पावर डेल्टा NG या सॉल्यूशन वाला, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, अगर डेल्टा NG यहाँ पर क्या है 1, तो मोल्स पर लीटर की पावर 1 पूरा, ATM की पावर 1 पूरा। यहाँ पर डेल्टा NG कितना है, गैसियस मोल्स 4 है, 1 और 3, और ये 2 है, 4 - 2 कितना हो गया 2। तो KP का यूनिट क्या हो जाएगा, ATM का स्क्वायर, देखो वही है, और KC का यूनिट क्या हो जाएगा, मोल्स पर लीटर का स्क्वायर, देखो वही है। यहाँ पर भी डेल्टा NG निकालिए, दैट इज प्रोडक्ट में 2 गैसियस मोल्स हैं, रिएक्टेंट में 4, -2 हो गया। तो ATM की पावर -2 आएगा, यानी कि 1 अपॉन ATM का स्क्वायर हो जाएगा, मोल्स पर लीटर की पावर -2 आएगा, यानी कि लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर हो जाएगा। देखो जी वही है बिल्कुल, ठीक है। तो बस डेल्टा NG के यूनिट से, या ऊपर डेल्टा NG की जगह सॉल्यूशन भी आ सकता है, वहां से आप KP और KC के यूनिट भी निकाल सकते हो। KP और KC कब इक्वल हो सकता है, सर एक केस तो आपने बताया था अभी, जब डेल्टा NG 0 हो, जब डेल्टा NG 0 हो तब KP और KC क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। अच्छा बताइए डेल्टा NG 0 कब हो सकता है, जब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले और नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के गैस वाले सेम हो जाए। अभी हमने 2 केस किए भी है। दूसरा यह भी हो सकता है रिएक्टेंट में कोई गैसियस सब्सटेंस है ही नहीं और प्रोडक्ट में भी कोई गैसियस सब्सटेंस है ही नहीं, तब नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले भी 0 होंगे, रिएक्टेंट के गैस वाले भी 0 होंगे। 0 - 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। एक और केस हो सकता है, मान लीजिए टेम्परेचर है 1/R, कितना 1/R, तो KP = KC 1/R की पावर डेल्टा NG, R से R कैंसल आउट हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी रखो वो हमेशा 1 ही होता है। इस केस में भी KP और KC क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सर हमें कैसे पता चलेगा टेम्परेचर की वैल्यू 1/R आई है, मैं बताता हूं आपको। R की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली, R की वैल्यू 0.0821 होती है लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। इसको हम, इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली इतना लिख सकते हैं, 1/12 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ आ गया। अगर R कितना है 1/12, ठीक है, तो T कितना होगा 1 डिवाइडेड बाय 1/12, 12 होगा सर, 12 होगा। ये T कितना है 12 केल्विन, 12 केल्विन। देखो टी की जगह 12 रखूंगा, ये 1/12 है, ये 12 है, ये 1/12 है, कैंसल आउट हो जाएंगे। यस सर। एक क्वेश्चन देखिए उसी के ऊपर, एक इक्विलिब्रियम दे रखा है, SO2 Cl2 से SO2 और Cl2 बन रहा है। टेम्परेचर क्या होगा, वो टेम्परेचर क्या होगा जब KP अपॉन KC किसके बराबर दे रखा है, 3 के बराबर दे रखा है। कोई बात नहीं, KP होता है किसके बराबर है, KC RT की पावर डेल्टा NG। क्या KP अपॉन KC किसके बराबर होता है, RT की पावर डेल्टा NG। यस, वो किसके इक्वल दे रखा है, 3 के बराबर दे रखा है। तो RT की पावर डेल्टा NG, डेल्टा NG बताना कितना है, तो डेल्टा NG कितना हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के गैस वाले कितने हैं 1 और 1 2, रिएक्टेंट के गैस वाले कितने हैं 1, तो डेल्टा NG NPG माइनस NRG 1 आ जाएगा। RT की पावर 1 कितना आ गया, 3 आ गया। R की वैल्यू अभी अभी हमने बोला था कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1/12 होती है, अप्रोक्सीमेटली। तो क्या T कितना आ गया सर, अप्रोक्सीमेटली 36 केल्विन आ गया, अप्रोक्सीमेटली 36 केल्विन। क्या अब 36 केल्विन अप्रोक्सीमेटली यहीं पे दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फैक्टर को लिखवाने से पहले मैं आपको एक और छोटी सी चीज बता देता हूं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हम सिर्फ और सिर्फ लिखते हैं
या तो गैसियस सब्सटेंस को, और या कोई चीज अगर सॉल्यूशन में दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ गैसीय सब्सटेंस को लिखते हैं, या जो कोई चीज किसमें दे रखी है, सॉल्यूशन में दे रखी है, सिर्फ उसको लिखते हैं। सर हम उसको क्यों नहीं लिखते, किसी प्योर सॉलिड को क्यों नहीं लिखते, प्योर लिक्विड को क्यों नहीं लिखते, क्योंकि इनका एक्टिव मास थ्रू आउट द रिएक्शन कांस्टेंट रहता है, ठीक है। वी डोंट राइट प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स as their active mass remains constant throughout the reaction. थ्रू आउट द रिएक्शन, पूरी रिएक्शन के दौरान इनका एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है। सर कैसे रहता है, मैं बताता हूं। क्या हमने एक्टिव मास को हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ही बोला है? यस। क्या कॉन्सेंट्रेशन इसी के बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम? यस। क्या नंबर ऑफ मोल्स यही होते हैं मास अपॉन मोलर मास? यस सर। क्या आपको पता है ये डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम? यस। किसी भी प्योर सॉलिड की या प्योर लिक्विड की डेंसिटी विद द टाइम चेंज नहीं होती है, विद द टाइम चेंज नहीं होती है। यानी कि ये तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और मोलर मास तो आपको पता ही है किसी भी सब्सटेंस का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा। ये थ्रू आउट द रिएक्शन चेंज नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इसी कारण जहां पर भी प्योर सॉलिड होगा या लिक्विड होगा, ठीक है, वहां पर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में 1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। सर एक एग्जांपल ये रहा, कार्बन सॉलिड प्लस O2 गैस गिव्स यू CO2 गैस। मान लीजिए मुझे इसका केसी लिखना है, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन गैसियस प्रोडक्ट की, नीचे गैसियस रिएक्टेंट की, और इसको नहीं लिखेंगे, यहां पर प्योर सॉलिड होगा या प्योर लिक्विड होगा उसको नहीं लिखेंगे, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे। नहीं सर हमें अगर केपी लिखना होता, केपी लिखना होता तो ऊपर कॉन्सेंट्रेशन की जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, नीचे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की पावर क्या आएगा, 1 आएगा। प्योर कार्बन को हम लोग नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेटा हम, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। छोटा टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए कोई रिएक्शन है, A गिव्स यू B, ये भी गैस में ये भी गैस, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन B की, नीचे A की, KC है इसका। मान लीजिए अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, अगर आपने रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, सर ऊपर अब A आ जाएगा, नीचे B आ जाएगा। क्या ये पुरानी वाली रिएक्शन का, क्या ये पुरानी वाली रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रेसिप्रोकल है? बिल्कुल सही जी, है ना, रेसिप्रोकल है ना पिछले वाले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। यहां पर मैं बता रहा हूं हमने रिएक्शन को क्या किया है, और यहां पर मैं बता रहा हूं कि नया वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा। मान लीजिए आपने रिएक्शन को रिवर्स किया है, तो बताइए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, सर पुराने वाले का रेसिप्रोकल। आपके सामने हमने प्रूफ किया है। सेकंड, अगर हमने इसी रिएक्शन को 2 स्टेप्स में या 3 स्टेप्स में या 4 स्टेप्स में कंप्लीट करा, सर जैसे पिछले चैप्टर में हम हेसिस लॉ में करवा रहे थे, बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे। अच्छा रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में कंप्लीट कराओ या मल्टीपल स्टेप्स में कंप्लीट कराओ, क्या उसका डेल्टा H सेम रहता था? यस सर। मान लो 3 स्टेप्स में कराया, तीनों रिएक्शंस को ऐड करते थे तो डेल्टा H को ऐड कर देते थे हम लोग, या डेल्टा S होता तो डेल्टा S को भी ऐड कर देते, या डेल्टा G होता डेल्टा G को भी ऐड कर देते, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है।
यहां पर क्या होगा, अगर रिएक्शन को 2 स्टेप में कंप्लीट कराओगे उसी रिएक्शन को, या 3 स्टेप में या 4 स्टेप में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे, ऐड नहीं होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। सर कैसे? मान लीजिए इस रिएक्शन को आपने एक ही स्टेप में कराया, या इसी रिएक्शन को पहले आपने बनाया ए से सी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया K1, और फिर बनाया C से B, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया K2। दोनों रिएक्शंस को ऐड करिए, जैसे ही आप ऐड करेंगे आप पाएंगे कि बना तो फिर दोबारा वही है, A से B। तो रिएक्शन को चाहे एक स्टेप में कराइए या मल्टीपल स्टेप्स में कराइए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई। दो रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा। सर अगर यही 3 स्टेप्स में करा रहे होते तो अब भी K1 इंटू K2 इंटू K3 होता। 4 स्टेप में करा रहे होते तो K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 होता। सर प्रूव करके दिखा दीजिए वाकई कि K1 इंटू K2 करने पर K ही आ रहा है। करो। K1 कैसे लिखोगे? ऊपर कॉन्सेंट्रेशन C की, नीचे A की। K2 कैसे लिखोगे? ऊपर B की, नीचे C की। क्या C से C कैंसल आउट हो गया? यस। क्या बच गया? कॉन्सेंट्रेशन ऊपर B की, नीचे A की, ऊपर B की, नीचे A की। हो गया कि नहीं? यस। रिएक्शन इज क्या बोले? स्प्लिट इनटू n स्टेप्स। तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा वो क्या होगा? पुराना वाला जितना भी था, जितने भी स्टेप्स में आपने किया उसके के को मल्टीप्लाई कर देना, उसके के को क्या कर देना? हमने मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है। थर्ड, मान लेते हैं कोई रिएक्शन थी ए से बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबको पता ही है, ऐसे लिखा जाएगा। ए और बी दोनों गैसीय सब्सटेंस है। आपने इनके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को चेंज कर दिया। अभी ए का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 1 है, बी का भी 1 है। आपने इसे क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। सर क्या कर दिया? पता नहीं क्या कर दिया, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, हाफ कर दिया, 1/3 कर दिया, 1/4 कर दिया। मैं मान लेता हूं ट्रिपल कर दिया। क्या ऐसे ही लिखा जाएगा? बिल्कुल सर। तो के डैश सी का के सी से रिलेशन क्या है? सर ये के सी का क्यूब है। तो जो आपने यहां पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को किया है, यानी कि अगर 3 से मल्टीप्लाई किया है तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आ जाएगा। सर मान लो इसको हाफ कर दिया होता, हाफ, बेटा तब भी वही आता, तब भी वही आता। बी की पावर हाफ, ए की पावर हाफ, दैट इज के सी की पावर हाफ। तो जो चेंज आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट में लेके आओगे वही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर में आ जाएगा। ठीक है। अगर आपने स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेंज किया है बाय n टाइम्स, देन नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? पुराने वाले की पावर में n आ जाएगा। बेटा अगर ये 2 है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 है तो ये क्यूब हो जाएगा, ये हाफ है तो पावर में हाफ आ जाएगा, रूट आ जाएगा। क्या इसके अलावा भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी से चेंज हो सकता है? जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज है, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज मतलब जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, मोलर मास ऑफ द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, जो भी है, ए बी सी व्हाटसोएवर दैट इज, जितनी भी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज में से सिर्फ एक ही ऐसी प्रॉपर्टी है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी और केसी को चेंज कर सकती है। केपी और केसी को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है, दैट इज टेम्परेचर। नहीं तो इसके अलावा जो मर्जी करते रहो, चाहे आप कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दो, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दो, प्रेशर इंक्रीज कर दो, प्रेशर डिक्रीज कर दो, वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, वॉल्यूम डिक्रीज कर दो, डेंसिटी इंक्रीज कर दो, डेंसिटी डिक्रीज, कोई भी चीज आप चेंज करते रहे, ना केपी चेंज होगा ना केसी चेंज होगा। केपी और केसी सिर्फ तब ही चेंज होगा जबकि टेम्परेचर चेंज होगा। जब भी इस चैप्टर का जब आप न्यूमेरिकल भी कर रहे होंगे और अगर आपको लगे कि यार मैं कहीं पे फंस गया हूं, यार अब ना मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, यही लाइन आपकी हेल्प करेगी। क्या है वो लाइन? कि केपी और केसी
तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक के टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। हाँ, वो अलग बात है, रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे। मैं तो ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज में से बात कर रहा हूं, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज करने से ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो चेंज होगा। सर कैसे लिखा जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है एट टेम्परेचर T1, आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया, टेम्परेचर T2 कर दिया, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा? K2। ये इक्वेशन हमने उसके चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखी हुई है। डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, हमें पता चलेगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ेगा या कम होगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए रिएक्शन एंडोथर्मिक है। क्या एंडोथर्मिक का मतलब पता है? कि ये पॉजिटिव होगा, यस। एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, यही मतलब है। फाइनल टेम्परेचर अगर इनिशियल से ज्यादा है तो ठीक है सर। एंडोथर्मिक है तो ये वाला हिस्सा तो पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल। क्या T2 बड़ा है T1 से? तो ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। बड़े में से छोटी वैल्यू जाएगी तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव। log K2 बाय K1 क्या आ गया? पॉजिटिव। यानी कि log K2 माइनस log K1 किसके बराबर आया? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की कुछ भी वैल्यू रख लो, प्लस एक्स रख लो, तो log K2, ये माइनस log K1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या इससे साफ पता चल गया? K2, क्या इससे साफ पता चल गया? K2 ग्रेटर देन K1 है, यस सर। log K2 इज इक्वल टू log K1 प्लस एक्स। किसी भी चीज में कोई चीज ऐड करते हैं तो वैल्यू बढ़ जाती है। तो सर इससे ये पता चला कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जितनी ज्यादा वैल्यू होती है प्रोडक्ट उतना ज्यादा बनता है, ठीक है। और अगर डेल्टा एच नेगेटिव होगा, बेटा इतना, ये अगर नेगेटिव है तो ये हिस्सा भी क्या होगा? नेगेटिव। और ये हिस्सा क्या था? पॉजिटिव। अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया है, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो, नेगेटिव। तो यहां पर log K2 बाय K1, राइट हैंड साइड में क्या आएगा? नेगेटिव। इसको माइनस एक्स बोल देता हूं। फिर वही log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू माइनस एक्स। log K1 उधर चला जाएगा। क्या साफ पता चल रहा है यहां पर कि log K2 log K1 माइनस एक्स है। किसी भी चीज से कुछ चीज डिक्रीज कर देते हैं तो वैल्यू छोटी हो जाती है, यानी कि K2 इज लेस देन K1। तो यहां पर अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है तो K2 क्या होगा? डिक्रीज होगा। K2 क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो आप ऐसा कह सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर और K इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे K डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे K भी क्या होगा? दैट इज इंक्रीज होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है FeF6 का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रखा है, पढ़ते भी आप इस रिएक्शन को। पी ब्लॉक में 18th ग्रुप में XeOF4 बना है, साथ में 2HF बना है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है। फिर XeO4 को XeF6 के साथ रिएक्ट किया है, फिर दोबारा XeOF4 बना, साथ में XeO3F2 बना, ठीक है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। आपको इन दोनों रिएक्शन से मिलके ये वाली रिएक्शन बनानी है। बना सकते हैं सर कैसे? XeO4 आपको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। क्या कहीं पे आपको XeO4 नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में? यस। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को एज इट इज लिखो। साथ में मुझे 2HF लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए। क्या आपको कहीं पे 2HF नजर आ रहा है? यस सर। सर बट फर्स्ट रिएक्शन में राइट हैंड साइड में नजर आ रहा है, मेरे को कहां चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या करूंगा? फर्स्ट इक्वेशन को क्या करूंगा? रिवर्स करूंगा। रिवर्स करना थर्मोडायनेमिक्स में बताया था मैंने, इक्वेशन को बोल देना कि हमने रिवर्स कर दिया है या सब्ट्रैक्ट कर दिया है, मतलब एक ही है दोनों का। अगर मैं यहां पे लिख दूं कि इक्वेशन रिवर्स किया है या माइनस सब्ट्रैक्ट या माइनस इक्वेशन 1 किया, मतलब दोनों का सेम ही है। मतलब क्या है? रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट लिख देना, प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट लिख देना। माइनस इक्वेशन 1 मैं यहां पर लिख सकता था प्लस करके रिवर्स इक्वेशन 1।
इतना करने से देखते हैं हमारा आंसर ये वाली इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है। नहीं बनेगी तो फिर कुछ और सोचेंगे। पहले इक्वेशन 2 को एज इट इज लिख लिया, रिएक्टेंट को रिएक्टेंट की जगह और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट की जगह। अब फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर दिया, प्रोडक्ट्स जो है वो रिएक्टेंट पे चले जाएंगे और जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चले जाएंगे। ऐसा करने से देखिए क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा सर। XeOF4 से XeOF4 कैंसल आउट हो जाएगा, XeF6 से XeF6 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। XeO4 प्लस 2HF क्या बन गया है, XeO3F2 प्लस H2O क्या बन गया, बिल्कुल बन गया है सर, ठीक है। तो इसका मतलब यही करना पड़ेगा। बताइए फिर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा। फर्स्ट जो सेकंड इक्वेशन है उसको एज इट इज रखा है, K2 को एज इट इज रखना है। फिर भाई ये क्या है सर, ये रिवर्स इक्वेशन 1 है। जब भी इक्वेशन को रिवर्स करते थे अभी अभी हमने देखा था कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, दैट इज K2/K1, K2/K1। कई जाने ये भी कह सकते हैं कि सर जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी उसको रिवर्स करना था, रिवर्स करना था तो K1 नीचे आना था, K1 नीचे आना था तो चारों ऑप्शन में K1 सिर्फ इसी में नीचे था, वहीं से आंसर आ गया था। वो भी बहुत बढ़िया जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है रिएक्शन कोशंट। सर पहली बात, रिएक्शन कोशंट होता क्या है और इसको लिखा कैसे जाता है। रिएक्शन कोशंट किसी भी टाइम लिखा जा सकता है। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब लिखा जा सकता है, इक्विलिब्रियम आने पर या उसके बाद। मान लो इक्विलिब्रियम आ रहा है 3 आवर्स के बाद, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब लिखोगे, या तो 3 आवर पे या उसके बाद लिखोगे। कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट को जो डिवाइड कर रहा है। रिएक्शन कोशंट बिल्कुल वैसे ही लिखा जाता है जैसे कि सारे रिएक्टेंट और जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है, जैसा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाता है। मान लीजिए ये रिएक्शन है और इसका मुझे रिएक्शन कोशेंट लिखना है, तो जिसको QC से लिखेंगे बिल्कुल ऐसे ही होगा, ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सर फिर फर्क क्या है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को भी लिखने का तरीका वही है, रिएक्शन कोशेंट को भी लिखने का तरीका वही है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस क्या है, रिएक्शन कोशेंट कभी भी लिखा जा सकता है। अभी सिर्फ 2 सेकंड ही हुए हैं रिएक्शन स्टार्ट हुए, तब भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो बना ही होगा, ठीक है। तब उसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की ऊपर रख दी, रिएक्टेंट की नीचे रख दी, रेज टू पावर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये कभी भी लिखा जा सकता है, इक्विलिब्रियम आने से पहले, इक्विलिब्रियम पर और इक्विलिब्रियम आने के बाद भी, ठीक। अगर कभी भी QC की वैल्यू लेस देन KC आई, QC की वैल्यू लेस देन KC आई, तो रिएक्शन किस में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। और अभी इक्विलिब्रियम आया नहीं है, जब तक के इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी। मैं समझा रहा हूं, मान लीजिए किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम आना 2 आवर्स के बाद, आप QC लिख रहे हैं 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद, 1 आवर के बाद। अभी 2 आवर्स के बाद इक्विलिब्रियम आना है, उससे पहले पहले लिख रहे हो अगर Q, तो वो यहां उसमें Q की वैल्यू कम आएगी, K की वैल्यू ज्यादा आएगी। Q की वैल्यू कम क्यों आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट कम बना होगा एज कंपेयर टू इक्विलिब्रियम, ठीक है सर। मान लीजिए आपने Q लिखा है 2 आवर पे या 2 आवर के बाद 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर। आपको पता है जैसे जैसे समय बीतता जाएगा K की वैल्यू में चेंज नहीं आएगा, सिमिलरली Q की वैल्यू में भी चेंज नहीं आएगा। तो Q अगर 2 आवर से पहले लिखा, अगर 2 आवर बाद इक्विलिब्रियम आ रहा है उससे पहले लिखा तो सेकंड कंडीशन, 2 आवर या उसके बाद लिखा तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होनी नहीं, रिएक्टर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज होनी नहीं, तो Q और K दोनों क्या आएंगे, बराबर आएंगे, ठीक है। मान लीजिए इक्विलिब्रियम आया हुआ था और इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने का मतलब क्या, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी या कम कर दी, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, कम कर दी, कोई डेंसिटी बढ़ा दी, ये वो कुछ भी कर दिया, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, दो चीजें हो सकती हैं, या तो Q ग्रेटर देन K जाए या लेस देन K जाए। लेस देन K वाला केस तो चलो पता चल गया आपको, ठीक है। ग्रेटर देन K वाले केस में क्या होगा, किसी तरह से आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी,
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उधर जाता है जहां पर उस चेंज को कंपनसेट किया जा सके। मान लीजिए आपने Q बढ़ा दिया है, तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर वो Q क्या हो सके, कम हो सके, कम हो सके, यानी कि वो बैकवर्ड की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? बैकवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, रिपीट कर दो इस पॉइंट को। इक्विलिब्रियम आया था और आपने डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब करने के दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो Q लेस देन K किया या ग्रेटर देन K किया। लेस देन K वाला पढ़ चुके हैं हम लोग, फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। ग्रेटर देन K का मतलब क्या है? Q ग्रेटर देन K मतलब ये बढ़ा दिया आपने, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी है। इक्विलिब्रियम हमेशा ऑपोजिट इफेक्ट की तरफ जाता है। किसी चीज को बढ़ा दोगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर वो चीज कम हो सके। यानी कि अगर आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर प्रोडक्ट कम हो सके। कम कब होगा? जब ये दोनों मिलके ये बनाएंगे, यानी कि बैकवर्ड की तरफ जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है ये तीनों पॉइंट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको अल्फा से भी लिखा जाता है, सर ये होता किसके बराबर है? मान लेते हैं एक गैसियस मोल टूट के 3 गैसियस मोल्स बना रहे हैं या 4 गैसियस मोल्स बना रहे हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन। ठीक है, अल्फा किसे बोलते हैं? जितने मोल डिसोशिएट हुए हैं रिएक्टेंट के डिवाइडेड बाय जितने मोल्स आपने रिएक्टेंट के लिए थे। मान लीजिए आपने 5 गैसियस मोल्स रिएक्टेंट के लिए थे, उनमें से डिसोशिएट कितने हुए हैं, रिएक्ट कितने हुए हैं? सिर्फ 2। कितने? 2। तो 2/5 क्या कहलाएगा? दैट इज अल्फा। ठीक है, और अगर कोई बोल ले परसेंटेज डिसोसिएशन निकालनी है, तो जो आपने अल्फा निकाला है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा परसेंटेज डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन ऑफ PCl5 will give you PCl3 plus Cl2 गैस। यहां पर N कितना है सर? 2 है। एक गैसियस मोल से टूट के जितने गैसियस मोल्स बनेंगे वही N कहलाएगा। क्या हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी से या थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी से? बिल्कुल निकाल सकते हैं। अल्फा किसके बराबर होगा? m थ्योरेटिकल मोलर मास माइनस ऑब्जर्व्ड मोलर मास, n-1 ऑब्जर्व्ड मोलर मास। सर ये पहली बात, ये MTH है क्या? ये है बेटा थ्योरेटिकल मोलर मास। सर ये मोलर मास किसका है बेटा? ये मोलर मास है जब रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट होने लगी है, स्टार्ट होने लगी है, यानी कि टाइम 0 पे। मैंने पूछा सर ये मोलर मास किसका है, ये कौन है, ये नहीं पूछा, किसका पूछा है। बेटा जब टाइम 0 पे जो भी चीज प्रेजेंट होगी ये उसका मोलर मास है। सर टाइम 0 पे जब रिएक्शन स्टार्ट होने लगी है प्रोडक्ट बना ही नहीं होता। यस, इसका मतलब प्रोडक्ट वहां पे है ही नहीं। कौन है? रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट का मोलर मास है। अच्छा, तो सीधी तरह बोलो ना कि ये मोलर मास किसका है? रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट का मोलर मास तो हमें हमेशा निकालना आता ही है, हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। सर ये m ऑब्जर्व्ड क्या है बेटा? ये है ऑब्जर्व्ड मोलर मास। ये है मोलर मास जब इक्विलिब्रियम आ गया है। T इज इक्वल टू टी का मतलब जब इक्विलिब्रियम आ गया। अब वो तो पता है मेरे को, टाइम तो पता ही नहीं है ना भाई। रिएक्शन, किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम 2 मिनट बाद आएगा, किसी का 2 आवर बाद आएगा, किसी का 2 डे बाद आएगा, 5 डे बाद आएगा। तो वो टाइम जब इक्विलिब्रियम आ गया है। सर ये किसका मोलर मास है? ये मोलर मास है जो इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। चीजें बताओ, इक्विलिब्रियम पे कौन प्रेजेंट होता है? सर कुछ रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ प्रोडक्ट प्रेजेंट होता है। यस, तो ये उनका ऑब्जर्व्ड मोलर मास है इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। किसका? इक्विलिब्रियम मिक्सचर का। दिस इज मोलर मास ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। ठीक है, और n क्या है? वही नीचे लिखा ही हुआ है कि एक गैसियस मोल की डिकम्पोजिशन से जितने गैसियस पार्टिकल बनते हैं। तो हम अल्फा निकाल लेंगे यहां से, तो ऑब्वियसली उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज डिसोसिएशन भी आ जाएगी। सर ये समझ आ गया इस फॉर्मूले में। ये क्या है? ये dt है। ये कैपिटल D स्मॉल d क्या है? ये कैपिटल D वही है थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। दिस इज वेपर डेंसिटी ऑफ रिएक्टेंट, वही टाइम 0 पे। सर इसका मतलब जो MT था वो 2 इंटू डी होगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली राइट, है ना। मोलर मास रिएक्टेंट का, वेपर डेंसिटी रिएक्टेंट की। सिमिलरली फिर स्मॉल डी जो क्या होगा, वो क्या होगा?
that is observed vapor density, observed vapor density, that is vapor density equilibrium mixture की जो m नॉट होगा मोलर मास ट्वाइस इंटू स्मॉल डी होगा। बिल्कुल, ये दोनों पता हो तो ये दोनों पता चल जाएंगे, या ये दोनों पता हो तो ये दोनों, चाहे ये फॉर्मूला लगाओ ये फॉर्मूला लगाओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकल जाएगी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दे रखा है, a प्लस 2b गिव्स यू 2c प्लस d। ठीक है, ए और बी को मिक्स किया गया है एक रिएक्शन वेसल में, ए और बी को मिक्स किया गया, ए और बी रिएक्टेंट्स हैं किसी वेसल में 25 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी की 1.5 टाइम्स है दैट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अच्छा, बी की टाइम 0 पर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1.5 टाइम्स है जितनी ए की कॉन्सेंट्रेशन थी टाइम 0 पे। इनिशियल का मतलब टाइम 0 पे। जब इक्विलिब्रियम आ गया है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ए और डी की इक्वल हो गई है। ए की जितनी कॉन्सेंट्रेशन होगी इक्विलिब्रियम पे, बी की जितनी कॉन्सेंट्रेशन, बी नहीं डी की, इक्विलिब्रियम पे दोनों क्या है सेम। आपसे क्या पूछा गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा गया है। कोई बात नहीं, हमें पता है ए गैस प्लस 2b गैस gives you 2c gas plus d gas। टाइम 0 पे, जिसको बोलते हैं आप इनिशियल टाइम, अगर A की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो B की कितनी होगी, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये 1.5, ये जीरो होंगे, जीरो होंगे। ऑब्वियसली सर, जब रिएक्शन स्टार्ट होने लगती है तब रिएक्टेंट होते हैं, प्रोडक्ट होते ही नहीं है। जब इक्विलिब्रियम आया, मैंने मान लिया कि इसके x मोल्स डिसोशिएट हो जाएंगे। कितने डिसोशिएट हो जाएंगे, x, कुछ भी मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 1 माइनस एक्स। भाई 1 मोल था, उसमें से x रिएक्ट कर गया। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो b के कितने रिएक्ट करते हैं, 2। अगर इसका x रिएक्ट करेगा तो b के कितने रिएक्ट करेंगे, 2x। तो ये बचे कितने होंगे, 1.5 माइनस 2x। भाई इसका, अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 मोल रिएक्ट करते, इसका x मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो इसके कितने करेंगे, 2x। इसके पास थे कितने, 1.5, तो बचे कितने होंगे, 1.5 माइनस 2x। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 2 बनेंगे, अगर इसका x रिएक्ट करेगा तो इसके 2x बनेंगे। अगर इसका 1 मोल रिएक्ट करता है तो इसके 1 बनेंगे, अगर इसका x रिएक्ट करता है तो ये x बनेंगे। इक्विलिब्रियम पर A के कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 माइनस एक्स मोल्स पर लीटर, B की 1.5 माइनस 2x मोल्स पर लीटर, C की कितनी है 2x मोल्स पर लीटर, और D की कितनी है x मोल्स पर लीटर। क्या आपको इक्विलिब्रियम पर A की और D की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल दे रखी है? यस सर। A की कितनी है इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस एक्स। D की कितनी है इक्विलिब्रियम पे, x। तो 1 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, यस। क्या x इज इक्वल टू हाफ आ जाएगा, यस। रखो वैल्यू, 1 माइनस हाफ कितना होता है सर, हाफ। 1.5 माइनस 2 इंटू हाफ कितना होता है सर, ये भी हाफ बचेगा, हाफ। 1.5 में से 1 माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 दैट इज 1 होता है, और x की जगह कितना आना है, 0.5। आपको D की कॉन्सेंट्रेशन पता चल गई इक्विलिब्रियम पे, C की भी पता चल गई, B की भी पता चल गई, A की पता चल गई। बस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ऊपर कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की, नीचे रिएक्टेंट की, रेज टू पावर देयर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। A और D 1 है ना, हाँ, A और D का स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, B और C का 2 है, B और C का, ठीक है। तो C की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आई है इक्विलिब्रियम पे, C की देखना, ये 1, C की कितनी आई है 1, तो 1 का स्क्वायर। D की कितनी आई है 0.5, A की कितनी आई है इक्विलिब्रियम पे 0.5, और B की भी 0.5, ये भी 0.5 और ये भी 0.5। फिर ये कैंसल आउट हो जाएगा, 1/0.5 इंटू 0.5। सर ये पॉइंट जब ऊपर जाएंगे तो 100 हो जाएगा, 5 इंटू 5 25 हो जाएगा, 100/25 4 हो जाएगा।
तो ये रहा Kc की वैल्यू कितनी आएगी 4। नेक्स्ट, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं? एक ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो सारे के सारे सेम स्टेट में होते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस में होने चाहिए या मिसिबल सॉल्यूशन में, मिसिबल लिक्विड की फॉर्म में होने चाहिए। जैसे ये देखिए, ए गैस प्लस बी गैस गिव्स यू सी गैस। आप देख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में है। अगर गैसियस फॉर्म में है तो वो हमेशा होमोजीनियस ही होंगे। अगर ये इनमें से कुछ लिक्विड है, इनमें से कुछ लिक्विड है, अगर वो मिसिबल है, मिसिबल मतलब एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, तो वो होमोजीनियस है, अदरवाइज वो होमोजीनियस नहीं है। नेक्स्ट, हेट्रोजीनियस क्या होगा? हेट्रोजीनियस में क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में नहीं होंगे, जिसका एक क्लासिक एग्जांपल यहां पर दे रखा है। CO2 गैस रिडक्शन कराने पर कार्बन से CO बनाती है। देखिए ये तो गैस में है, बट ये यहां पर किस में आ गया? सॉलिड। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेस में नहीं है, इसको क्या बोलते हैं आप? हेट्रोजीनियस। सर ये कौन से होंगे? इनमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में इमिसिबल लिक्विड होंगे, एक तो वो हो सकते हैं। दूसरे कौन से हो सकते हैं? जब भी कोई सॉलिड प्रेजेंट हो साथ में, जब भी कोई सॉलिड प्रेजेंट हो, जैसे यहां पर सॉलिड प्रेजेंट है, क्योंकि सॉलिड भी किसी के साथ मिसिबल नहीं होते। दो सॉलिड प्रेजेंट है तब भी हेट्रोजीनियस ही कहलाएगा। दो गैस प्रेजेंट है, मिसिबल है, तो ऑब्वियसली होमोजीनियस। दो लिक्विड प्रेजेंट है, मिसिबल है, तो होमोजीनियस। दो लिक्विड प्रेजेंट है, इमिसिबल है, तो हेट्रोजीनियस। दो सॉलिड प्रेजेंट है, वो हमेशा ही इमिसिबल होते हैं एक दूसरे के साथ, हमेशा हेट्रोजीनियस ही होगा। गैस सॉलिड प्रेजेंट है, हेट्रोजीनियस। गैस लिक्विड प्रेजेंट है, हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट है ली शार्टलेस प्रिंसिपल। इसको समझने से पहले एक बात का ख्याल रखिएगा कि मान लीजिए ये एक केमिकल रिएक्शन है और आपको पता है इसके अंदर दो रिएक्शंस हो रही होंगी। एक फॉरवर्ड जिसमें ए और बी कंबाइन करके सी और डी बना रहे हैं, एक बैकवर्ड जिसमें सी और डी कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? दैट इज ए एंड बी बना रहे हैं, ठीक। ए एंड बी बना रहे हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर अगर ली शार्टलेस प्रिंसिपल क्या कहता है, ठीक है, कि अगर किसी भी चीज को आप इंक्रीज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां पर वो चीज डिक्रीज हो सके। हमेशा याद रखिएगा, जब भी फॉरवर्ड में रिएक्शन जाती है, फॉरवर्ड में, तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है। और बैकवर्ड में उल्टा होता है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। तो किसी भी चीज को इंक्रीज करोगे उधर जाएगा जहां पर वो चीज डिक्रीज हो सके, किसी भी चीज को डिक्रीज करोगे तो उधर जाएगा जहां पर वो चीज इंक्रीज हो सके, बिल्कुल रिवर्स होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, तो इक्विलिब्रियम, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करके इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। डिक्रीज कहां पे होगी? डिक्रीज कहां पे होगी? जल्दी जल्दी बताओ। रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कब होगी? जब फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, वही लिखा हुआ है। सिस्टम किधर चला जाएगा? फॉरवर्ड की तरफ। अगर आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो सके। बताओ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कहां पे होगी? फिर बैकवर्ड में, देखो बैकवर्ड में ही लिखा हुआ है। अगर आपने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर दी, रिएक्टेंट डिक्रीज कर दिया, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम किधर जाएगा? जहां पर रिएक्टेंट इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कहां होगा? इंक्रीज कहां होगा? रिएक्टेंट इंक्रीज कहां होगा? रिएक्टेंट इंक्रीज कहां होगा? बैकवर्ड। देखो बैकवर्ड में ही लिखा होगा। सिमिलरली अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जहां प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सके। इंक्रीज कहां जाएगा? फॉरवर्ड। देखो फॉरवर्ड ही लिखा होगा। ये इसका एक क्लासिक एग्जांपल दे भी रखा है। एक रिएक्शन है PCl3 प्लस Cl2 गिव्स यू PCl5। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ चुका था। आप देख रहे हैं PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन भी फिक्स्ड है टाइम के साथ, PCl3 की भी फिक्स्ड है, Cl2 की भी टाइम के साथ फिक्स्ड है, ठीक है, कोई चेंज नहीं आ रहा। बट आपने क्या किया? PCl5 की कॉन्सेंट्रेशन अब क्या कर दी? इंक्रीज कर दी। क्या कर दी? इंक्रीज कर दी।
प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही आप इंक्रीज कर दोगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा, किधर? बैकवर्ड की तरफ जाएगा। किधर जाएगा? बैकवर्ड की तरफ जाएगा। बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है? बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है? रिएक्टेंट बढ़ने लगेगा, प्रोडक्ट कम होने लगेगा। रिएक्टेंट बढ़ने लगेगा, प्रोडक्ट कम होने लगेगा। देखो, जैसे ही आपने प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करी, अब क्या होने लगेगा? रिएक्टेंट बढ़ने लगेगा, प्रोडक्ट कम होने लगेगा। देखो, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ने लगी, दूसरे रिएक्टेंट की भी बढ़ने लगी, प्रोडक्ट की क्या होने लगी? कम होने लगी। ये देखो, कम होने लगी। यही बोला था, ठीक है। तो उसको ग्राफ की हेल्प से हम लोगों ने बता रखा है, ठीक है, कि पहले इक्विलिब्रियम आया हुआ था, आपने इक्विलिब्रियम ऐसे डिस्टर्ब किया कि Q लेस देन KC हो गया, इक्विलिब्रियम ने दोबारा अपनी कंडीशन को रीस्टोर किया, और Q तो हमेशा KC के इक्वल रहना ही है जब तक के टेम्परेचर चेंज नहीं हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, जब भी अगर आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमेशा उधर शिफ्ट होता है जहां पर गैसियस मोल्स कम होते हैं, जहां पर गैसियस मोल्स कम होते हैं। अब वो फॉरवर्ड की तरफ कम है तो फॉरवर्ड की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ कम है तो बैकवर्ड की तरफ जाएगा, ठीक है। शिफ्ट टुवर्ड्स लेसर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। और सर अगर कहीं प्रेशर डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर दी, तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जहां पर ज्यादा होंगे गैसियस मोल्स। सर कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, जैसे ये देखिए, मान लीजिए इस रिएक्शन में आपने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। जैसे ही आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर गैसियस मोल्स कम होंगे। बताओ गैसियस मोल्स कम किधर है? सर रिएक्टेंट साइड में 4 हैं गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो सर ये फॉरवर्ड की तरफ जाएगा। प्रेशर इंक्रीज या वॉल्यूम डिक्रीज करने पर फॉरवर्ड। सर कोई और एग्जांपल दीजिए। मानते हैं केमिकल रिएक्शन है, 2A + 3B गिव्स यू 8C + 1D, ठीक है, सारे गैसियस हैं, ठीक है। यहां पर अगर आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर गैसियस मोल्स कम होंगे। इधर कितने हैं? 5, इधर कितने हैं? 9। किधर कम है? इधर कम है, यानी किधर आएगा? ये बैकवर्ड की तरफ आएगा, बैकवर्ड। शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। सर पहली बात तो इनर्ट गैस यहां पर है क्या, ठीक है। यहां पर इनर्ट गैस का मतलब है कोई भी ऐसी गैस, जरूरी नहीं है कि वो 18th ग्रुप की गैस हो तभी नॉर्मल गैस, तभी इनर्ट गैस कहलाएगी। कोई भी ऐसी गैस जो रिएक्शन मिक्सचर के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, ना रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगी, ना प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करेगी, वो क्या कहलाएगी? दैट इज इनर्ट गैस कहलाएगी, ठीक है। इनर्ट गैस को जब भी ऐड करेंगे तो दो तरह के केस बनेंगे। एक है इनर्ट गैस का एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, यानी कि जब आप बाहर से आप इनर्ट गैस डाल रहे हैं, पिस्टन ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगी। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा, तो ना ही रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुई है ना प्रोडक्ट की चेंज हुई है, तो ऑब्वियसली कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। सेकेंड, एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है, यानी कि जैसे ही आपने इनर्ट गैस डालेंगे ऑब्वियसली वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। और आपने पढ़ा ही है वॉल्यूम इंक्रीज से क्या होता था? इक्विलिब्रियम किधर जाता था? जहां पर गैस ज्यादा गैसियस मोल्स होते थे, वही लिखा हुआ है। इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे डालोगे तो इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जहां पर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गैसियस मोल्स के ज्यादा होंगे, वही जहां पे ज्यादा गैसियस मोल्स होंगे।
इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट और नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम जल्दी लेके आते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम लेट लेके आते हैं। बट जब भी आपको मेंशन ना हो और सिर्फ कैटलिस्ट लिखा हो, पॉजिटिव और नेगेटिव ना लिखा हो, तो वो पॉजिटिव कैटलिस्ट ही होगा। ठीक है सर, अब बताइए इसका इफेक्ट क्या होगा। जैसे आप कैटलिस्ट डालेंगे ये इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है, बस जल्दी इक्विलिब्रियम लेके आ जाता है, जल्दी। यानी कि अगर कोई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रही थी और उसका 4 आवर में इक्विलिब्रियम आ रहा था, वही रिएक्शन विद कैटलिस्ट होगी तो 4 आवर से पहले आ जाएगा वो इक्विलिब्रियम। हो सकता है 1 आवर में आ जाए, 1.5 आवर में आ जाए, 2 आवर में आ जाए। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट जितना फॉरवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं उतना ही बैकवर्ड रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं और इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। अगर विदाउट कैटलिस्ट 2 मोल प्रोडक्ट के बनने थे पर यूनिट वॉल्यूम, तो अब भी 2 मोल ही प्रोडक्ट के बनेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, बस इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाएगा, ज्यादा नहीं, प्रोडक्ट ज्यादा नहीं बनेगा, बनेगा उतना ही विदाउट कैटलिस्ट जितना ही, बस जल्दी बन जाएगा पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको अभी अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन में, अभी पढ़ा था हमने। डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो के भी क्या होगा, इंक्रीज। अभी प्रूव भी किया थोड़ी देर पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, यानी कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो के क्या होगा, डिक्रीज होगा। फिर इसका कहां यूज करेंगे हम, मान लीजिए कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है और आपसे बोला जाए कि आपको प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड बहुत ज्यादा चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाना है, प्रोडक्ट ज्यादा मतलब के ज्यादा, तो इसका मतलब आपको टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा। बट मान लीजिए कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और आपसे बोला जाए कि प्रोडक्ट आपको ज्यादा से ज्यादा बनाना है, प्रोडक्ट की परसेंटेज यील्ड ज्यादा होनी चाहिए, प्रोडक्ट ज्यादा इसका मतलब के ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर ज्यादा रखने से के कम हो रहा है, तो वहां पर टेम्परेचर हमें क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा कम रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड के। एक रिलेशन होता है डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का, प्लस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ क्यू। ये चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी है, दिस इज चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये तो बताइए रिएक्शन कोशेंट है। जब इक्विलिब्रियम आता है तब डेल्टा जी जो है वो 0 हो जाता है, 0 डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी। सर जब इक्विलिब्रियम आता है तब रिएक्शन कोशेंट के हो जाता है, के हो जाता है, तो डेल्टा जी नॉट किसके बराबर आ जाएगा, माइनस आर टी नेचुरल लॉग ऑफ के। इसी के साथ बेटा ये हमारा छोटा सा चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, आयनिक इक्विलिब्रियम का बिल्कुल बेस है ये चैप्टर, वो खत्म होता है। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।